फिर एक न्यूज़ यहाँ पर आपको देखने Mikhail को मिलेगा। Gorbachev inherited an empire maintained by the iron fist of central control. उसके बाद फिर एस्टोनिया जो कि अगस्त में जाकर शुरू होता है। उसके बाद आप देखोगे लात्विया, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्दोवा, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अर्मेनिया, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया। हेलो एंड वेलकम बैक टू ब्लेड लर्नर K12। सो दिस इज आयुष राज एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सेकंड एंड ऑफ बाइपोलर। तो ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है और अगर आपने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया या फिर पिन कमेंट में जो लिंक दिया गया तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लें, उसके बाद ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो अभी तक हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ रखा है, हम लोगों ने ये देखा कि सोवियत सिस्टम क्या था, सोवियत जो पॉलिसीज़ थे, इकोनॉमिक पॉलिसी, पॉलिटिकल पॉलिसी वो किस प्रकार की थी। फिर अफ़गानिस्तान इन्वेज़न के बारे में हमने बात करा, फिर वहाँ के जो लीडर्स थे, प्रीमियर्स थे सोवियत यूनियन के, उनके बारे में देखा, उनकी पॉलिसीज़ किस प्रकार थी, तो इन सब विषयों के बारे में हम लोगों ने बात कर रखा है, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग ये पढ़ेंगे गोर्बाचेव और उनके जो कह सकते हो कि उनका जो रोल था डिसइंटीग्रेशन में, उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कि जो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन है, वो क्यों होता है? व्हाई? रीज़न और इसमें गोर्बाचेव की पॉलिसीज़ का क्या हाथ होता है? तो इन सब विषयों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गोर्बाचेव के बारे में। तो देखिए, मिखाइल गोर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी बनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के 1985। तो देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी का जो सबसे सुप्रीम पोस्ट होता है ना, सबसे हेड पोस्ट आप कहोगे कि उस पार्टी का जो सबसे हेड पोस्ट होता है ना, उसको जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट कहा जाता है और वो बनते हैं मिखाइल गोर्बाचेव इस साल 1985 में। गोर्बाचेव के जो विचार थे ना, वो ये चाहते थे कि ऐसे दुश्मनी करके किसी का फ़ायदा नहीं हुआ है, तो हम लोग वेस्ट के साथ अच्छे संबंध रखते हैं। मतलब वो लोग जो गोर्बाचेव है, वो कटु संबंध के नहीं, बल्कि मधुर संबंध के उस चीज़ के पैरोकार थे। वो चाहते थे कि वो एडवोकेसी करते थे कि हमें वेस्ट के साथ अच्छे संबंध बना के रखने हैं, हमें उसके साथ झगड़ा नहीं करना है, उसके साथ लड़ाई नहीं करना है। ये जो कोल्ड वॉर का सिलसिला चल रहा है कई 40 सालों से, तो उसको अब हमें खत्म करना चाहिए। और वो साथ ही साथ नेशन को डेमोक्रेटाइज़ भी करना चाहते थे, ठीक है? जैसे आपने देखा कि जो डेमोक्रेसी है वो यूएसआर में था ही नहीं, वहाँ पर अपोज़िशन पार्टी को अलाउ नहीं किया जाता था। साथ ही साथ आप सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकते हो, कुछ सेंसरशिप जैसे वहाँ पर नियम कानून थे, आप कुछ भी छाप नहीं सकते हो एंड सो ऑन, राइट। साथ ही साथ आपने देखा कि वहाँ की इकॉनमी बर्बाद हो रही है, क्यों कि बर्बाद हो रही है? क्योंकि जो पैसे हैं उसका यूज़ किया जा रहा है न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने के लिए, राइट, अफ़गानिस्तान में इन्वेड करने के लिए, ठीक है? मतलब फालतू चीज़ों में फँसा हुआ है यूएसएसआर और इस कारण से इसकी इकॉनमी बर्बाद हो रही है। मैंने आपको लास्ट कुछ समय पहले आपको पढ़ाया भी ये कि जो वहाँ की इकॉनमी है, वो बहुत तेज़ी से नीचे गिर रही थी, ठीक है? तो इन सब विषयों के बारे में सोचकर गोर्बाचेव ने ये सोचा हमें यूएसए के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए, हमें इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, कोल्ड वॉर से फ़ायदा नहीं हो रहा है। मतलब वो ये मानते थे कि यूएसआर में कुछ बड़े बदलाव की ज़रूरत है। यूएसआर इस स्थिति से आगे नहीं बढ़ सकता है, हमें कुछ बड़े बदलाव लाने चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गोर्बाचेव ने कुछ रिफ़ॉर्म्स करे, राइट? कुछ रिफ़ॉर्म्स करे और उन रिफ़ॉर्म्स को अब हम लोग बात कर लेते हैं, उनके बारे में। देखिए, पहला जो रिफ़ॉर्म था उसको कहा जाता है पेरेस्ट्रोइका। देखिए, इसका अर्थ होता है रीस्ट्रक्चरिंग। पेरेस्ट्रोइका मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग, मतलब नए सिरे से आपको स्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत है। गोर्बाचेव का ये जो रिफ़ॉर्म था, इसमें क्या बात करी गई? इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग की बात करी। मतलब हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, मतलब यूएसआर की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसमें व्यापक बदलाव की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा रेडिकल चेंज लाने की ज़रूरत है, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो सके। तो मतलब वो बात कर रहे थे, जो एक सोशलिज़्म वाला जो पॉलिसी यूएसआर फ़ॉलो करता आ रहा था, उसको वो चेंज करने की बात कर रहे थे। मतलब वो कैपिटलिज़्म की तरफ जाने की बात कर रहे थे। कैपिटलिज़्म की तरफ जाने की बात करने का मतलब ये हो गया कि वो चाहते थे कि प्राइवेट जो कंपनीज़ है वो भी आ गया है, प्राइवेट ओनरशिप भी ये सारी चीज़ें हो सकती है। हालाँकि स्टेट का भी रोल होगा, लेकिन वो एक तरह से कह सकते थे मिक्स्ड वाला सिस्टम ना, कि मतलब हाँ, यहाँ पे सोशलिज़्म वाला भी और कैपिटलिज़्म वाला भी कुछ यहाँ पर फंक्शन होना चाहिए, उसके भी कुछ फीचर्स होने चाहिए। मतलब वो इकोनॉमी को पूरी तरह से चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, या वो ये रिफ़ॉर्म्स लेके आए कि अब यहाँ पे प्राइवेट कंपनी भी आप खोल सकते हो, आपको ये लाइसेंस-वाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें। मतलब इकोनॉमी को व्यापक बदलाव करने की ज़रूरत है, गोर्बाचेव ये मानते थे और उन्होंने इस रिफ़ॉर्म्स के थ्रू वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी ओन कर दिया, प्राइवेट कंपनी भी आप खोल सकते हो, आप अपने हिसाब से डिसाइड करोगे कि पहले आप सोचो, कि पहले क्या होता था कि कंपनीज़ जो होते थे ना, वो अपने प्राइस को भी डिसाइड नहीं कर सकती थी। पहले ये नियम था कि आप प्राइस भी डिसाइड नहीं कर सकते हो आपके सामान का, कितने क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करोगे ये भी डिसाइड नहीं कर सकते। ये सब कौन करेगा? सब करेगा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहेगा कि आप इतना ही प्रोड्यूस करोगे, इतने दाम पे उसको बेचोगे, ये सारी चीज़ें। गोर्बाचेव के इस रिफ़ॉर्म्स के बाद क्या हुआ, कि अब आप कंपनी फ्री हो गए कि आप जितना मर्ज़ी आप प्राइस जो होगा वो आप डिसाइड करो, क्वांटिटी आप डिसाइड करो। मतलब ये जो है ना, इकोनॉमी को लिबरल बनाने की कोशिश करी गई, तो इसको थोड़ा-सा कैपिटलिज़्म की तरफ झुकाने की कोशिश करी गई। तो ये था पहला रिफ़ॉर्म जिसको पेरेस्ट्रोइका नाम दिया गया।
इसका मकसद यही था कि सोवियत यूनियन को वेस्ट के जैसा उसको बनाना, ठीक है? जैसे वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका जिस तरीके से इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर रहा था, उसी प्रकार से यूएसआर को भी इकोनॉमिक रास्ते पे आगे बढ़ाना है, इकोनॉमिक वे में प्रोग्रेस करवाना है। तो ये पहला रिफॉर्म था, पेरेस्ट्रोइका मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए ताकि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हो, कैपिटल वहाँ पे आए, पूंजी आए, पैसा आए, यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आए। क्योंकि आपको पता है ना, क्योंकि ये स्थिति ऐसी आ चुकी है, ये समय ऐसा आ चुका है कि रशिया पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ठीक है, वहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह से आप कह सकते हो एक तरह से कोलैप्स करता हुआ जा रहा था, क्योंकि पैसे का सही ढंग से यूज़ नहीं हो रहा है, सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में है और स्टेट कैसा है, करप्ट स्टेट है, अथॉरिटेरियन स्टेट। तो वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी जैसी कोई चीज़ें वहाँ पर है ही नहीं, ठीक है? तो इसके लिए यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए, जिसको आप कह सकते हो पेरेस्ट्रोइका। फिर पॉलिटिकल अरेना में भी कुछ रिफॉर्म्स करे गए, जिसको कहा गया ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट वर्ड आप इसका जो मतलब है वो है ट्रांसपेरेंसी से, ओपननेस से। ग्लास वर्ड है ना, तो आप इसे याद रख सकते हो, इसका मतलब है ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है? इसमें क्या किया गया, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल ओपननेस को इंश्योर किया गया। बेसिकली यहाँ पर क्या किया गया कि सेंसरशिप को रिलैक्स किया गया कि आप कुछ भी छाप सकते हो, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, यहाँ पर चीज़ों को समझो आप, ठीक है? पहले क्या था, लेनिन, स्टालिन एंड बाकी जो लीडर्स थे, निकिता क्रुश्चेव बेसिकली और ब्रेज़नेव वगैरह थे, उन सब के शासनकाल में क्या होता था कि आप सरकार को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बताया था ना, चीका जैसे कई सारे सीक्रेट पुलिस हुआ करते थे लेनिन के समय से, जो कि अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ आवाज़ उठाओगे, कुछ डिसेंट प्रकट करोगे, तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपको पकड़ लिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, लेबर कैंप में डाल दिया जाएगा। तो ऐसे स्थिति हुआ करती थी। लेकिन गोर्बाचेव ने बोला कि नहीं, अब आप फ्री हो, अब आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। मतलब देखो आप चीज़ों को, गोर्बाचेव क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब लोग क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। क्रिटिसाइज़ मतलब वो ये कह रहे थे कि लोग अब फ्री हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने के लिए भी, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ छापने के लिए। तो बेसिकली उनका मकसद ये था कि अगर क्रिटिसाइज़ होगा ना, तो फिर गवर्नमेंट भी, सरकार भी सुधार करेगी। अगर आप इस चीज़ को समझो, तो अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, गवर्नमेंट की जो खामियाँ हैं, अगर वो उजागर होगी, तो गवर्नमेंट उसके लिए काम करेगी, राइट? उस चीज़ को सुधारने के लिए काम करेंगे, ये मकसद था, हिडन मोटिव ये था। साथ ही साथ यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, प्रेस को जो फ्रीडम है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई। तो गोर्बाचेव के ये रिफॉर्म्स थे, याद रखिएगा, पेरेस्ट्रोइका मतलब रीस्ट्रक्चरिंग एंड ग्लासनोस्ट मतलब पॉलिटिकल ओपननेस। यहाँ पर पॉलिटिकल ओपननेस को इंश्योर किया गया। लेकिन इसके जो इफ़ेक्ट है ना, उससे आप कह सकते हो कि कोई अवेयर नहीं था। मतलब इसका ये परिणाम हो जाएगा, इन रिफॉर्म्स को लाने का ये परिणाम हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था, राइट? किसी ने नहीं सोचा था कि जो ईस्ट यूरोप के कंट्रीज़ हैं, वो इस रिफॉर्म्स के चलते वो लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर दें, ठीक है? बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि ईस्ट यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं, वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं और गोर्बाचेव यहाँ पर क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। पहली बार हुआ था कि यूएसएसआर के अगेंस्ट में या वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट है वो हो रहा था और यूएसएसआर कुछ नहीं कर, क्योंकि मैंने आपको बताया था ब्रेज़नेव डॉक्ट्रिन, ब्रेज़नेव साहब का डॉक्ट्रिन क्या था, मतलब ब्रेज़नेव जब प्रीमियर थे तो उनका डॉक्ट्रिन क्या था, या उनका प्रिंसिपल क्या था कि कहीं भी कम्युनिस्ट के अगेंस्ट में, कहीं भी यूएसएसआर के अगेंस्ट में अगर आवाज़ उठी, एक प्रोटेस्ट उठी, तो उसको दबा देना है, राइट? उसको सप्रेस कर देना है मिलिट्री बेस। लेकिन गोर्बाचेव ने इस चीज़ को नहीं करा, या आप कह सकते हो कि वो उस चीज़ के लिए कैपेबल भी नहीं थे और धीरे-धीरे आप देखोगे कि जो ईस्ट यूरोप के कंट्रीज़ हैं वो कोलैप्स करना शुरू हो गए। यहाँ पर आप देखो, ये है ईस्ट यूरोप के कंट्रीज़, ना केवल ईस्ट जर्मनी में, पोलैंड में, चेकोस्लोवाकिया में, अलग-अलग जगहों पे यहाँ पर रिवोल्ट होना शुरू हो जाता है। तो पहले जो रिवोल्ट होता है पोलैंड में होता है, ताकि सभी जगहों पे अलग-अलग कारण थे। पोलैंड में कारण ये था कि जो वहाँ पे लेबर यूनियन थे ना, उनको उसमें पार्टी को अलाउ नहीं किया गया था, उसमें बेसिकली अदर पार्टी को अलाउ नहीं किया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी के जो उसके अलाई वाले पार्टीज़ होंगे, केवल उन्हीं को अलाउ किया गया था। तो यहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि भाई हमें भी यहाँ पर पार्टीज़ बनाने दिया जाए, हमें भी कंटेस्ट करने दिया इलेक्शन। तो ये सारी चीज़ें थी। तो देख रहे हो, ये यहाँ पर पोलैंड में शुरू हो गया, फिर आप देखोगे हंगरी में फिर शुरू होता है, ईस्ट जर्मनी में, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, इन सब जगहों पे यहाँ पर प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं। ईस्ट जर्मनी के बारे में तो आपको किस्सा आपको बताऊंगा ही, राइट? देखिए, ईस्ट जर्मनी में क्या होता है, आपको लास्ट जब मैंने कोल्ड वॉर एरा पढ़ाया था, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जो जर्मनी है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक ईस्ट जर्मनी, आपने नहीं देखा है तो फिर से आप वापस से देख सकते हो इस चीज़ को। मैंने आपको वहाँ पर डिटेल में बताया, और ये एक तरफ है वेस्ट जर्मनी। क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी हार गया लड़ाई, तो फिर दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया। ईस्ट जर्मनी चला गया यूएसएसआर के हाथ में, और जो वेस्ट जर्मनी है वो यूके,
यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस और यूएसए इन्होंने अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, और इसी ईस्ट जर्मनी में जर्मनी का कैपिटल हुआ करता था। कौन सा कैपिटल है? इस कैपिटल का नाम था बर्लिन। ठीक है, बर्लिन जो है ना, बर्लिन का फिर फर्दर डिवीजन किया गया था। बर्लिन को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया। ईस्ट बर्लिन जो था ना, ईस्ट बर्लिन राइट हैंड साइड वाला, ये यूएसएसआर के हाथ में था, और जो वेस्ट बर्लिन था वो वही फर्दर यूके, फ्रांस एंड अमेरिका, इन सब के हाथों में हुआ। तो ये चीजें थी। अब क्या हुआ कि अब देखो, एक तो पूरा जर्मनी का बाइफर्केशन हो गया था, और साथ ही साथ उसका जो कैपिटल था ना जर्मनी का बर्लिन, उसका भी बाइफर्केशन हो गया था, उसको भी सेग्रीगेट कर दिया गया तो दो पार्ट में। एक हो गया ईस्ट बर्लिन और एक हो गया वेस्ट बर्लिन। ठीक है, वेस्ट बर्लिन में कौन कौन है? तो यूके है, फ्रांस है और यूएसए। और ईस्ट बर्लिन में कौन है? यूएसएसआर। ठीक है, तो ईस्ट बर्लिन से बहुत सारे लोग भाग भाग के जाने लगे किधर? वेस्ट बर्लिन की तरफ, क्योंकि वहां पे फ्रीडम था, वेस्ट बर्लिन में फ्रीडम था, लिबरलिज्म वहां पे प्रैक्टिस करा जाता था, डेमोक्रेसी वहां पर चीजें थी, तो ये चीजें। और ईस्ट बर्लिन आप देखते हो कि यूएसआर के कंट्रोल में था, तो वहां पे शासन किस प्रकार का होगा? अथॉरिटेरियन होगा। वहां पे लिबरलिज्म जैसी कोई चीज नहीं होगी, लोगों के पास आज़ादी नहीं होगा, लोगों को सीक्रेट पुलिस का खतरा रहेगा हमेशा, वहां पे प्रोस्पेरिटी नाम की कोई चीजें नहीं थी, तो लोग भागने लगे। ठीक है, लोग वेस्ट बर्लिन की तरफ जाने लगे थे। इस कारण को देखते हुए, इस चीज को देखते हुए यहाँ पर क्या किया गया? एक वॉल बना दिया गया, दोनों बर्लिन को बीच से बांटने के लिए एक वॉल बना दिया यूएसआर ने, कि इस वॉल को क्रॉस करके कोई नहीं जाएगा, राइट, ये चीजें। ठीक है, और ये वॉल करीब 1961 में बनती है, और ये वॉल अभी तक था, राइट। लेकिन 1989 में ये वॉल गिरा दी जाती है। वॉल ऑफ बर्लिन वॉल होता है, बर्लिन वॉल होता है 9 नवंबर 1918। ठीक है, यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हो किस प्रकार से लोग हथौड़े वगैरह लेकर तोड़ रहे हैं। यहाँ से होता है यूनिफिकेशन, जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर होती। अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है तो आप लास्ट जो चैप्टर है कोल्ड वॉर एरा, उसको आप देख सकते हो। तो इसका अंत कुछ इस प्रकार से होता है, मतलब अब जो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज है वहाँ पर अलग अलग तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है। मैंने आपको बताया पोलैंड में प्रोटेस्ट हुआ, फिर ईस्ट जर्मनी में प्रोटेस्ट होता है, बेसिकली वहाँ पे बर्लिन वॉल गिरा दी जाती है। या पोलैंड के कुछ तस्वीर देख सकते हो, वहाँ पे लेबर यूनियन है ना, वो लोग यहाँ पे पार्टी है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। और इन सब के बीच में जो यूएसएसआर के प्रीमियर थे, उन्होंने क्या किया? गोर्बाचेव ने कुछ नहीं किया। पहली बार हो रहा था कि जो यूएसएसआर है उनके खिलाफ आवाज़ उठ रही है, उनकी सत्ता जा रही है, लेकिन गोर्बाचेव कुछ नहीं कर, ठीक है, ये चीज़। तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक तरह से धीरे-धीरे जो बाकी सारी कंट्रीज़ हैं उनमें इस प्रकार के रिवोल्ट होते हैं, और एक तरह से डायनेमो इफेक्ट की तरह सारे ईस्टर्न यूरोप के कंट्री अपने आप को इस सोवियत यूनियन के शैडो से निकाल लेते हैं। मतलब क्या हुआ कि उन लोगों ने देख लिया कि भाई गोर्बाचेव तो कुछ नहीं कर रहे हैं। इस कारण से क्या हुआ कि यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हो कि सभी ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ अलग होते हैं। ना केवल ईस्टर्न यूरोप के कंट्री, जो मैंने बताया ईस्टर्न यूरोप मतलब जो सैटेलाइट कंट्रीज है यूएसआर के, सैटेलाइट कंट्री, साथ ही साथ यूएसआर के विद इन, यूएसआर मतलब वही 15 रिपब्लिक वाले जो कंट्रीज थे, 15 रिपब्लिक जो थे ना, उन कंट्रीज में भी धीरे धीरे यहाँ पर कुछ रिपरकशन देखने को मिले, कुछ इफेक्ट देखने को मिले, राइट। अब देखो, इन सब के बीच में कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स जो थे ना, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो थे ना, वो क्या सोच रहे हैं? देखिए, एक तरफ तो लोग हैं क्योंकि चाह रहे हैं कि भाई मुझे ये रिफॉर्म्स मिला है ना, ये बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी के जो हार्डलाइनर्स, जो हमेशा से कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हुआ करते थे, जो ऑफिसर्स वगैरह थे। अब सोचो कि 1922 में यहाँ पर यूएसएसआर बना, उसके बाद से करीब-करीब यहाँ पे 1989, 88 या 89 या 1990 का समय आ चुका है। इतने समय तक आपके हाथों में सत्ता रही है। मैंने आपको बताया था ना, यूएसएसआर में क्या होता था, कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में सत्ता हुआ करती थी। ठीक है? तो आपके हाथों में सत्ता है। तो पावर आपके हाथों में। और इस समय अगर गोर्बाचेव नए-नए रिफॉर्म्स लेके आएँगे, वो ये बोलेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी को आप क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हो। पॉलिटिकल ओपेननेस की बात करेगी, वहाँ पे कैपिटलिज़्म की बात करेंगे वो लोग। तो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के जो कट्टर लोग होंगे ना, जो एकदम रैडिकल लोग होंगे, वो तो नाराज़ हो जाएँगे। समझ में आ रहा है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी आई थिंक, कि यहाँ पर जो रिफॉर्म्स ला रहे हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के जो ऑफिसर्स थे ना उनको पसंद नहीं आया। जो हार्डलाइनर, जो एकदम कम्युनिस्ट मानसिकता के लोग थे, उनको ये पसंद नहीं आया। वो नहीं चाहते थे कि गोर्बाचेव नए-नए रिफॉर्म्स लेके आए। ठीक है? क्योंकि बेसिकली उनके पावर्स चले जाते इससे।
ठीक है, अगर कैपिटलिज्म की तरफ चले जाओगे, पॉलिटिकल ओपननेस की बात होगी, तो उनके पावर चले जाएंगे। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी हेडलाइनर्स को पसंद नहीं आया और उन्होंने एक कू करने की कोशिश करी, गोर्बाचेव को हटाने की कोशिश करी उन्होंने। ठीक है, ये चीज़ है अगस्त 1991 में। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये कौन-कौन लोग थे, तो कम्युनिस्ट पार्टी के ही लोग हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ सीक्रेट पुलिस हैं, ये सभी लोगों ने कू करने की कोशिश की, लेकिन ये फेल हो गया क्योंकि लोगों ने अब आज़ादी चख लिया था, राइट? और वो पुराने कम्युनिस्ट पार्टी के अथॉरिटेरियन, ब्यूरोक्रेटिक और एक तरह से कह सकते हो कि जो निरंकुश शासन था, उसमें वापस नहीं जाना चाहते थे। मतलब ये जो कू हुआ, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। कू मतलब क्या होता है कि जब वहाँ पे जो शासक हैं, उसको 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 आप हटा दो, राइट? उसके जो लीडर हैं उनको ही आप हटा दो, उसके जगह पे आप खुद पावर में आ जाओ, तो इसको कू कहा जाता है। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी के हेडलाइनर्स थे ना, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, हेड ऑफ सीक्रेट पुलिस, ये सब चाहते थे कि गोर्बाचेव को वहाँ से हटा दिया जाए, ठीक है? और उनको लगा था कि लोग भी हमें सपोर्ट करेंगे, बट नहीं, लोगों ने तो अभी तक आज़ादी चख लिया था। जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स गोर्बाचेव लेके आए थे, तो ये उनको बहुत अच्छा लगा था। वो तो और चाहते थे, हमें तो और रिफॉर्म्स आनी चाहिए, वो तो ये चाहते थे कि हमें और आज़ादी मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए और वो पुराने शासन में नहीं जाना चाहते हैं। और लोगों ने इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं किया और इस चीज़ में हीरो बन के उभरते हैं बोरिस येल्त्सिन, ठीक है? बोरिस येल्त्सिन जो कि उस समय रशियन रिपब्लिक के प्रेसिडेंट थे, वो अब इसमें एक कू को अपोज़ करते हैं, ठीक है? लोग के सपोर्ट से ये बाहर निकलते हैं, मतलब आगे निकलते हैं और इन्होंने इस कू को अपोज़ करा और यहाँ पे लीडर बन जाते हैं ये और इनको हाथों में सत्ता आ जाती है और बेसिकली इन्होंने क्या करा, धीरे-धीरे जो बाकी रिपब्लिक्स थे, कि आपको मैंने बताया ना 15 रिपब्लिक्स में किसकी चलती थी, ठीक है? रशिया की ज़्यादा चलती थी, रशिया का ही डोमिनेंस हुआ करता था। उन्होंने धीरे-धीरे इस पावर को छोड़ना शुरू कर दिया, उन्होंने बाकी रिपब्लिक्स को भी आज़ाद करवाना शुरू कर दिया बेसिकली। मतलब आप कहोगे कि जो जो कंट्रीज़ थे, इनके साथ जो रिपब्लिक्स मिले हुए थे, 15 रिपब्लिक्स थे, वो धीरे-धीरे आज़ाद होते चले जाते हैं। और जो अलग-अलग पार्ट में जो रिवोल्ट थे, वो होने शुरू हो जाते हैं। सोवियत यूनियन के अंदर जो रिवोल्ट है वो तो शुरू शुरू आपको मैंने बता दिया ना, ईस्टर्न यूरोप में तो रिवोल्ट हो चुका था। ईस्टर्न यूरोप के कई कंट्रीज़ अपने आप को यूएसआर के साइडों से निकाल चुके थे। लेकिन यूएसआर के अंदर जो 15 रिपब्लिक्स थे वो भी अब अपने आप को आज़ाद करवाना चाह रहे थे। वो उनके अंदर में ये आवाज़ उठ रही थी कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए और बोरिस येल्त्सिन ने उनको सपोर्ट करा कि बेसिकली आप आज़ाद हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम इंटरवेन नहीं करेंगे। ठीक है? गोर्बाचेव ने भी कुछ नहीं किया। गोर्बाचेव ने ब्रेज़नेव डॉक्ट्रिन को यहाँ पर अबैंडन किया। मतलब ब्रेज़नेव डॉक्ट्रिन मैंने बताया ना कि ब्रेज़नेव डॉक्ट्रिन क्या कहता है? ब्रेज़नेव प्रिंसिपल मतलब ये एक थ्योरी है कि मतलब ब्रेज़नेव साहब की थ्योरी थी कि अगर कभी भी यूएसआर के अगेंस्ट में आवाज़ उठे, कोई भी आज़ादी के लिए बात करे तो उसको फिर सप्रेस कर दो। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें नहीं हुई, यहाँ पर आप ब्रेज़नेव डॉक्ट्रिन समझ सकते हो चीज़ों को। तो गोर्बाचेव ने उस चीज़ को करा और यहाँ पर आप देख सकते हो धीरे-धीरे सारे कंट्रीज़ अलग होते चले गए यूएसएसआर से। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो थे ना, उन्होंने कभी भी इंडिपेंडेंस को नहीं मांगा, राइट? सेंट्रल एशियन रिपब्लिक ने इंडिपेंडेंस को नहीं माना। वो चाहते थे कि सोवियत फेडरेशन के साथ ही हम यूएसआर के साथ ही रहे। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में वही 5 कंट्री, ठीक है? तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान ये सारी की चीज़ें थी। तो इन लोगों ने आज़ादी नहीं मांगा था। ये लोग चाहते थे कि यूएसआर के साथ ही रहे। लेकिन फिर दिसंबर 1991 में क्या होता है कि रशिया, यूक्रेन और बेलारूस आते हैं और उन्होंने यूएसएसआर को खत्म कर दिया। मतलब उन्होंने बोला कि आज से सोवियत यूनियन डिसबैंड हो गया, आज से सोवियत यूनियन खत्म और उसकी जगह पर सीआईएस को प्रोक्लेम कर दिया गया। सीआईएस मतलब कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। मतलब इन तीनों कंट्री जो बड़े-बड़े पावर्स थे सोवियत यूनियन के, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि दिसंबर 1991 से सोवियत यूनियन आज से खत्म, ये और उसके जगह पे अब होगा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। बेसिकली कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट मतलब क्या हो गया? इंडिपेंडेंट स्टेट जो है ना, अब ये सब आज़ाद है। अब सारे लोग, सारे कंट्रीज़ अब यूनियन के पार्ट नहीं है। तो ये जो सारी कंट्रीज़ है उनका एक कॉमनवेल्थ है, उनका एक ग्रुप है। मतलब अब सारे कंट्रीज़ अब अलग-अलग हो गए हैं। अब सारे कंट्रीज़ आज़ाद हो गए बेसिकली, ठीक है? कम्युनिस्ट पार्टी को वहाँ पे बैन कर दिया जाता है सोवियत यूनियन से। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी को वहाँ पे उसका बेस मान लिया गया कि मतलब अब यहाँ पर क्या होगा? कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी होगी। मतलब सोवियत यूनियन का जो एक पॉलिसी था सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म वाली चीज़ें, वो सारी चीज़ें खत्म। अब सारे जो रिपब्लिक्स थे उन्होंने कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी को अपने यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया। क्या आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हो रहा है सीआईएस का, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का। कब हो रहा है? 8 दिसंबर 1991 को। रशिया, बेलारूस और यूक्रेन के जो लीडर्स थे वो यहाँ पर बैठते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो व्यक्ति हैं येल्त्सिन, साइन करा और इस साइन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 9 दिसंबर को ये खबर छपती है न्यूयॉर्क टाइम्स में, डिक्लेयरिंग डेथ ऑफ यूनियन, रशिया एंड टू रिपब्लिक्स, कौन सा? बेलारूस और यूक्रेन फॉर्म न्यू कॉमनवेल्थ। ठीक है, ये चीज़ें फाइनली खत्म हो जाती हैं।
बाकी रिपब्लिक्स के ये काफ़ी सरप्राइज़ था, जो आपने देखा ना कि रशिया, यूक्रेन और बेलारूस इन लोगों ने साइन कर लिया कि भाई हम तो आज़ाद हैं, सोवियत यूनियन खत्म। ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लिए बेसिकली उनके लिए ज़्यादा ये आश्चर्यजनक चीज़ें थी, ठीक है? क्योंकि वो यूएसएसआर में रहना चाहते थे, ठीक है? ऐसा नहीं था कि वो यूएसएसआर आज़ादी चाहते थे। लेकिन फिर अब तो यूएसएसआर ही खत्म हो गया, तो फिर उनके लिए एक शौक था बेसिकली अब उनको भी दिक्कत होगी, अब हम कहाँ जाएँ? ठीक है? पहले तो यूएसएसआर के पार्ट थे, अब यूएसएसआर ही खत्म हो गया था, अब हम कहाँ जाएँ? तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को बोला अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप भी सीआईएस में आ जाओ, आप भी इस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट में आप हल्ला मत करो। हम आप भी आ जाओ, आपको भी हम फाउंडर मेंबर बना देते हैं, इसका पार्ट बना लेते हैं। साथ ही साथ रशिया को अब सक्सेसर स्टेट माना गया, मतलब सोवियत यूनियन की जो भी पावर होंगे, जो भी ट्रीटी वगैरह होंगे, ठीक है? इवन कि यूनाइटेड नेशन में सोवियत यूनियन की जो सीट थी ना, उसको भी रशिया ने ही एक्सेप्ट कर लिया, मतलब रशिया ने इनहेरिट किया। मतलब आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 कंट्रीज हैं, P5 कंट्रीज हैं। 5 कंट्रीज कौन-कौन है? तो देखो यूएसए, ठीक है? चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन और ये जो 5वां कंट्री था ना, वो यूएसएसआर हुआ करता था। लेकिन अब तो यूएसएसआर है नहीं, तो उसके सीट पर कौन बैठेगा? इन 15 कंट्री में से कौन बैठेगा उनकी सीट पे? तो इस पे यहाँ पर इनहेरिट किया रशिया ने। रशिया को सक्सेसर स्टेट मान लिया गया कि रशिया इस जो ये सोवियत यूनियन का सीट था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, परमानेंट 5 जो कंट्रीज होते हैं उसमें अब रशिया बैठेगा यूएसआर के जगह पे, ठीक है? ये भी चीज़ करा गया। फिर पुराने जो ट्रीटीज़ वगैरह थे उसको अब कौन फुलफिल करेगा? तो रशिया करेगा। साथ ही साथ जो न्यूक्लियर वेपन होंगे वो अब रशिया के पास रहेंगे। हालाँकि न्यूक्लियर वेपन पहले जो अलग-अलग रिपब्लिक्स थे उनके पास भी थे। सोवियत यूनियन था ही ना, सारे लोग एक ही थे, सारी कंट्रीज़ एक ही थे। अब रशिया अब केवल अकेला न्यूक्लियर स्टेट बचा, मतलब उसके पास ही न्यूक्लियर वेपन अब रहेंगे। जो भी इंटरनेशनल ट्रीटी कमिटमेंट है वो अब रशिया पूरा करेगा, मतलब रशिया बेसिकली उसका सक्सेसर आप कह सकते हो। जैसे अब पिताजी चले गए, तो अब पिताजी चले गए तो सबसे बड़ा बेटा जो होगा ना वो अब गद्दी पर बैठेगा, ठीक है? तो वो टाइप ऑफ सिस्टम यहाँ पर आप इस वीडियो में देख सकते हो कि मिखाइल गोर्बाचेव, और ये तारीख कौन सी है? तारीख 15 दिसंबर 1991। इस तारीख को मतलब क्रिसमस के दिन 1991 में फॉर्मली गोर्बाचेव साहब यहाँ पर रिजाइन करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये न्यूज़ का एक रिपोर्ट है, यहाँ पर वो रिजाइन करते हुए दिखेंगे आपको, और यहाँ से सोवियत यूनियन फाइनली फॉर्मली खत्म हो जाता है। यहाँ पर आप उनकी आवाज़ सुन भी सकते Due to the situation which has evolved as a result of the formation of the Commonwealth of Independent States, I hereby discontinue my activities at the post of President of the USSR. ठीक है? तो उन्होंने कहा कि मतलब ऐसे सिचुएशन अब आ चुके हैं कि अब यूएसआर का रहना अब बचा ही नहीं, सारे इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुके हैं। तो आज मैं जो यूएसआर के प्रेसिडेंट के तौर पे जो यहाँ से काम कर रहा था उससे मैं रिजाइन कर रहा हूँ। फिर एक न्यूज़ यहाँ पर आपको Mikhail देखने को मिलेगा। Gorbachev inherited an empire maintained by the iron fist of central control. He's leaving behind 15 independent states, which share only a disastrous economy and an uncertain राइट। future. सो यहाँ पे मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में बात करा जा रहा है कि उन्होंने जो एक फर्म फिस्ट था, मतलब एक मुट्ठी में बंद करके 15 रिपब्लिक्स को अपने साथ रखा था, वो पूरी तरह से अब खुलता है। अब 15 इंडिपेंडेंट स्टेट बचते हैं जिनकी इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स कर चुकी है। हालांकि फ्यूचर है काफ़ी ज़्यादा साथ ही साथ अनसर्टेन। यहाँ पर आप फ्लैग देख सकते हो कि यूएसआर का जो फ्लैग है वो डाउन होता है, कर्मल पे बेसिकली ये सारी चीज़ें हो रही है, और उसके जगह पे जो यूएसआर का रेड फ्लैग हुआ करता था उसके जगह पे अब यहाँ पर कौन सा फ्लैग आएगा? तो यहाँ पर फ्लैग आएगा रशिया का। यहाँ पर आप देख सकते हो रशिया का फ्लैग आप पहचानते हो, वाइट ब्लू एंड रेड वाला, उसमें 3 कलर है। तो ये चीज़ें हो रही है। फॉर्मली 25 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन पर ख़त्म होता है। तो मतलब एक जो शासनकाल था 1992 से 1991 तक, ये सोवियत यूनियन खत्म। अब ये बन चुके हैं 15 अलग-अलग पार्ट। टाइमलाइन के बारे में बेसिकली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप शॉर्ट में इन चीज़ों को देख सकते हो। 1985 में मार्च में मिखाइल गोर्बाचेव को जनरल सेक्रेटरी चुना जाता है और वो सोवियत यूनियन के प्रीमियर बन जाते हैं। राइट। उन्होंने बोरिस योल्स्टिन को मॉस्को का बेसिकली उन्होंने हेड बनाया था। मॉस्को वहाँ पे है, मॉस्को में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी है ना, तो उसके सबसे हेड पोस्ट पे तो जनरल सेक्रेटरी साहब बैठ गए मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है? और उसका जो एक स्टेट वाला या कह सकते हो एक एरिया वाला, मतलब मॉस्को जो वहाँ पे शहर है, तो सोवियत यूनियन में जो रशिया पार्ट था उसका कैपिटल हुआ करता था मॉस्को, उसका हेड बनाया उन्होंने बोरिस योल्स्टिन को, ठीक है? उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स करे, किन्होंने? ये गोर्बाचेव ने। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट के बारे में आपने देखा। और बोरिस योल्स्टिन क्या है यहाँ पर? ये कम्युनिस्ट पार्टी के ही है। मतलब मिखाइल गोर्बाचेव जो है ना,
वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के और बोरिस योल्स्टिन भी कम्युनिस्ट पार्टी के। तो मिखाइल गोर्बाचेव पूरी पार्टी के हेड है और बोरिस योल्स्टिन को उन्होंने मॉस्को के कम्युनिस्ट पार्टी का उन्होंने हेड बनाया, ठीक है। अब 1988 में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू होता है लिथुआनिया में, ठीक है, लिथुआनिया में। अब आप कहोगे सर आपने बताया था पोलैंड में सारी चीजें हुई थी, तो मैंने बताया था वो सैटेलाइट कंट्रीज के बारे में। यहाँ पर जो 15 रिपब्लिक्स थे ना यूएसआर के, उनमें सबसे पहले जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू होता है वो लिथुआनिया में होता है, और सबसे पहला जो कंट्री इंडिपेंडेंट अपने आप को डिक्लेयर कर लेता है वो लिथुआनिया ही होता है। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस, तो वो कंट्री कौन सा, लिथुआनिया। बाद में ये जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, बेसिकली वहाँ के लोग ये डिमांड करना उन्होंने शुरू कर दिया था कि हमें आज़ादी चाहिए, बेसिकली यूएसआर के साथ अपने ही रहना है। बाद में ये जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है ये एस्टोनिया और लातविया तक भी ये फैलता है। 1989 के अक्टूबर में क्या होता है कि वहाँ पर उन्होंने ये डिसाइड कर दिया, फाइनली ये कह दिया कि वार्सो पैक्ट के जो मेंबर है ना वो फ्री है कि अपने फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए, ठीक है। और फिर उसी नवंबर में क्या होता है, नवंबर को, कितने नवंबर को, 9 नवंबर को 1999 में क्या होता है, यहाँ पर बर्लिन वॉल को गिरा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें उन्होंने ये कह दिया कि वर्स ऑफ पैक्ट के मेंबर अब डिक्लेयर आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने फ्री हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब सेटेलाइट कंट्री है ना, वर्स ऑफ पैक्ट के मेंबर कंट्री है, वो फ्री है कुछ भी करने को, राइट। फिर 1990 के फरवरी में क्या होता है, गोर्बाचेव सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी को बेसिकली वहाँ से उनकी जो मोनोपोली थी उसको खत्म कर देते हैं, और उन्होंने कहा कि मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स होगा। ध्यान से समझो, 1990 में उन्होंने जो रिफॉर्म्स लाए ना उसका एक पार्ट था। 1990 के फरवरी में उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि जहाँ पे जो मोनोपोली होता था, कम्युनिस्ट पार्टी ही केवल सत्ता में रहेगी, वो अब खत्म। अब यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम को यहाँ पर अलाउ किया गया, मतलब दूसरी पार्टी पे, अपोजिशन पार्टी पे यहाँ पर अलाउ कर दिए गए। फिर मैंने आपको बताया 1990 के मार्च में लिथुआनिया पहला कंट्री बन जाता है 15 में से जिसने अपने इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया। तो मैंने आपको बताया था लिथुआनिया ही बाद में फर्स्ट कंट्री बनता है। इंडिपेंडेंस मूवमेंट यहाँ पर 1988 से ही शुरू हो चुके थे। फिर 1990 के जून में रशियन पार्लियामेंट ने भी डिक्लेयर कर दिया अपना इंडिपेंडेंस, डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। एक्चुअली फॉर्मली बाद में होता है, बट डिक्लेयर कर दिया कि हम भी अब सोवियत यूनियन के पार्ट नहीं है। और वहाँ पर एक रेफरेंडम करवाया गया था, वहाँ से लोगों से पूछा गया कि आप कैसा सिस्टम चाहते हो, तो वहाँ पे लोगों ने वोट करा कि भाई हमें सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम चाहिए। और वहाँ पे फिर बोरिस योल्स्टिन साहब वहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं रशिया के, ठीक है। येल्स्टिन साहब जो थे ना, वो एक ज़माने में गोर्बाचेव के ही सहयोगी थे, ठीक है, उन्हीं के साथ काम करते थे। इवन कि उनको मेयर भी बनाया गया था मॉस्को का, ठीक है। और बाद में क्या होता है कि येल्स्टिन जो है ना वो गोर्बाचेव से अलग हो जाते हैं, ठीक है, उनके बीच में मतभेद हो जाता है। तो अब वो कम्युनिस्ट पार्टी से हट जाते हैं और फिर वो रशिया में इलेक्शन लड़ते हैं और रशिया के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। 1991 के अगस्त में क्या होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी हेडलाइन है, जो मैंने आपको बताया कि गोर्बाचेव के अगेंस्ट में कू प्लान करते हैं, लेकिन ये कू सक्सेसफुल नहीं हो जाता है। बोरिस जॉनसन उस चीज़ में एक तरह से आप कह सकते हो कि हीरो बन के यहाँ पर इमर्ज होते हैं, राइट। फिर 1991 के सितंबर में देखोगे कि एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया जो सब आज़ाद हो चुके थे, उन्होंने यूएन की मेंबरशिप ले ली। भाई की यूएन की मेंबरशिप, अब अलग कंट्री हैं, ठीक है। अब हम सोवियत यूनियन के तौर पे नहीं जाने जाएंगे, अब हम अलग कंट्री के तौर पे जाने जाएंगे, ठीक है। बाद में इन्होंने नाटो को भी ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे देखो, दुश्मन वाला संगठन था ना नाटो, नाटो किसका ग्रुप था, अमेरिका वाला ग्रुप था ना, उसको भी इन कंट्री ने ज्वाइन कर लिया। ये चीज़ें हो रही है। फिर 1991 के दिसंबर में ही सारी चीज़ें होती, क्या चीज़ें होती है, सबसे पहले 8 नवंबर को रशिया, बेलारूस और यूक्रेन ने 1922 की जो ट्रीटी थी जिससे यूएसएसआर बना था उसको ख़त्म कर लिया और उसके जगह पे बनाया CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। बाद में फिर अर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्दोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान ने भी CIS को ज्वाइन कर लिया। जॉर्जिया बाद में 1993 में ज्वाइन करता है। रशिया ने यूएसआर के सीट को ले लिया यूनाइटेड नेशन में, जो मैंने बताया था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने कंट्री होते हैं, 5 कंट्री होते हैं परमानेंट कंट्री। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 कंट्री होते हैं बेसिकली, तो उसमें से परमानेंट 5 कंट्री होते हैं, नॉन परमानेंट 10 कंट्रीज होते हैं। तो परमानेंट 5 कंट्री के पास वीटो राइट्स होते हैं, तो उसमें यूएसआर का जो सीट था उस पर बैठ गया अब रशिया। फिर 25 दिसंबर को, मतलब क्रिसमस के दिन 1991 में गोर्बाचेव ने रिजाइन करा और इसी तरह से सोवियत यूनियन खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग टाइमलाइन देख लेते हैं कि किस प्रकार से सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ। सबसे पहला कंट्री, जैसा मैंने बताया कि सोवियत यूनियन से जो अलग होता है वो लिथुआनिया, वो 11 मार्च 1991 को अलग होता है। उसके बाद जॉर्जिया 9 अप्रैल 1991 को, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जॉर्जिया, और ये ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो ये है लिथुआनिया, ये नीचे जॉर्जिया है। उसके बाद फिर एस्तोनिया जो कि अगस्त में जाकर फिर होता है। उसके बाद आप देखोगे लातविया, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्दोवा, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, ये कंट्री इस प्रकार से अलग होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 15 कंट्री अलग हो चुके हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। आपके मन में भी ख्याल आता होगा, इतने बड़े कंट्री, अमेरिका के बाद सबसे बड़ा जो पावर था, सुपर पावर था एक तरह से, वो क्यों डिसइंटीग्रेट हो।
तो देखिए, व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, इंटरनल वीकनेस तो था ही, वहाँ पे लोगों के जो एस्पिरेशंस थे, लोगों के जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस थे, लोगों के जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से एस्पिरेशंस थे, लोगों के जो एक तरह से कह सकते हो सपने थे, वो पूरे नहीं कर पा रहा था सोवियत यूनियन, ठीक है? लोग एक तरह से अवेयर हो रहे थे कि जो ईस्टर्न एक तरह से कह सकते हो कि आप जो यूएस है या फिर वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ है, वहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो रही है। उनको जब पता चलता था कि अमेरिका में बहुत प्रॉस्पेरिटी है, लोगों को रोज़गार मिलता है, लोगों की अच्छी आय होती है, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर है, लोगों को वहाँ पे फ्रीडम है, लोग क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट को, कुछ आवाज़ उठा सकते हैं, इवन कि अपोज़िशन पार्टी को अलाउ किया जाता है। लोगों को जब ये चीज़ें पता चलती थी ना, उनको लगता था कि क्या हो रहा है हमारे देश में? हमारे देश में तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। जो हमें सपने दिखाए गए थे कि कम्युनिज़्म में इक्वालिटी रहेगी, सबके पास सारी चीज़ें रहेंगी, चीज़ तो हुआ नहीं। तो लोग उन्हें क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था और कई सालों तक इकोनॉमिक स्टैग्नेशन रहा। स्टैग्नेशन मतलब इकोनॉमिक आगे बढ़ती नहीं, आगे ही नहीं बढ़ती थी, राइट? आगे नहीं बढ़ती थी, यहाँ पे कंज्यूमर शॉर्टेज हो गया, जो प्रोडक्ट्स होते थे वही अवेलेबल नहीं होते थे लोगों को, राइट? तो उन्होंने बेसिकली डाउट करना शुरू कर दिया, ठीक है? सिस्टम को ही डाउट करना शुरू कर दिया और जब पेरेस्ट्रोइका और जो ग्लासनोस्ट जैसे रिफॉर्म्स आते हैं तो उन्होंने बेसिकली ये आवाज़ें पब्लिकली उठानी शुरू कर दी कि भाई रिफॉर्म्स जो आप लेके आए हो, हमारे पास ये राइट्स दिए गए कि अब हम कुछ बोल सकते हैं, तो उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी। हमें कहाँ कुछ मिला है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया, ये चीज़। अभी क्वेश्चन उठता है कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी वीक हो चुका था सिस्टम, लोग डाउट करना शुरू कर चुके थे, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन था, उसके पीछे कारण क्या है? कारण क्या है? तो कारणों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक रीज़न्स की बात करते हैं। यहाँ पर रिसोर्सेज़ को फालतू में यूज़ किया जा रहा है न्यूक्लियर और मिलिट्री आर्सेनल्स को बनाने के लिए। मतलब वेपन में यूज़ करा जा रहा है, मतलब जो भी पैसे हैं ना उसका यूज़ किया जा रहा है न्यूक्लियर वेपन बनाने में, मिलिट्री वेपन्स बनाने में, तो ये चीज़ है। तो मतलब आप पैसे को खर्च कर रहे हो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए नहीं, बल्कि गोला-बारूद बनाने के लिए। ऐसे में क्या होगा? आपकी इकॉनमी तो बर्बाद होगी। साथ ही साथ यहाँ पर ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज़ थे ना, वो ह्यूज स्पेंडिंग मतलब उनके ऊपर ह्यूज स्पेंडिंग होता था। यूएसआर उन पे खर्चे करता था, काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्चे करता था ताकि वो अलग ना हो जाए, ठीक है? तो मतलब उनको दुलार-प्यार से रखने की कोशिश करता था ताकि वो अलग ना हो जाए, ईस्टर्न यूरोप के कंट्री। ठीक है, साथ ही मैंने आपको बताया कि सिटीज़न्स अब अवेयर हो चुके थे कि वेस्ट वाला जो कंट्रीज़ है ना, वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़, अमेरिका, वहाँ पे काफ़ी अच्छी प्रॉस्पेरिटी है, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी अच्छे है, जीडीपी वहाँ की काफ़ी अच्छी है। लोग इस चीज़ के बारे में अवेयर होते चले गए, ठीक है? तो इस कारण से आप कहोगे कि वहाँ पे इकोनॉमिक रीज़न्स के कारण, ये सिस्टम के कारण पॉलिटिकली लोग अवेयर होते चले गए और उनको पता लग गया कि हमारा जो सिस्टम है पूरी तरह से खोखला है, इसमें कुछ नहीं। कई सालों तक उनको कहा गया था कि जो सोवियत सिस्टम है वो बेटर है वेस्टर्न कैपिटलिज्म से, कम्युनिज्म बेटर है कैपिटलिज्म से, कम्युनिज्म बेटर है कैपिटलिज्म से, कम्युनिज्म बेटर है कैपिटलिज्म से। मतलब कई बार उनको बताया गया था, उनको सपना दिखाया गया था कि हम लोग आगे हैं, हम लोग ज़्यादा बेहतर स्थिति में। अमेरिका में, वेस्टर्न यूरोप के कंट्री में एक्सप्लॉइटेशन होता है, बहुत खराब-खराब चीज़ें होती है एंड एक तरह से पोर्ट्रे किया गया था कि कम्युनिज्म बेटर है। लेकिन लोगों ने देखा रियलिटी, लोग अब समझ चुके थे, लोग अब अवेयर हो चुके हैं कि हमारा जो सिस्टम है बेहतर नहीं, अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के ज़्यादा बेहतर है, इकोनॉमिक पर ज़्यादा बेहतर है। तो लोगों को एक तरह से कह सकते हो कि पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल शॉक भी लगा कि भाई हम इतने जिस चीज़ के बारे में उनको सपना दिखाया जा रहा था, जिस चीज़ के बारे में उनको बचपन से कहा जा रहा था कि भाई यही बेहतर है, अब उसको रियलिटी को लोग देख रहे थे कि भाई ये खराब है, ये पिछड़ा हुआ है। लोगों को ये काफ़ी अजीब-सा लगा। फिर पॉलिटिकल रीजंस की बात करते हैं तो सोवियत यूनियन पूरी तरह से आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेंस में भी पूरी तरह से स्टैग्नेट हो गया था। कम्युनिस्ट पार्टी अकाउंटेबल ही नहीं थी भाई साहब कि करीब-करीब 70 सालों तक इन्होंने रूल करा, राइट? और देखोगे कि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है लेकिन वो अकाउंटेबल ही नहीं, ठीक है? और आप देखोगे तो अकाउंटेबल ही नहीं, करीब-करीब 70 साल हो गए ना, 1917 के आसपास के बाद से कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पर सत्ता में है और 1990 का समय आ चुका है, तो इतने समय तक आप अकाउंटेबल ही नहीं हो, लोग के प्रति जवाबदेह नहीं हो, लोग आपसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं, अपोज़िशन पार्टी यहाँ पर नहीं है। इस स्थिति में क्या होगा? लोगों को ये समझ में नहीं आएगी और वहाँ पे लोग जो गवर्नमेंट है वो आगे डेवलपमेंट करेगी ही नहीं करेगी। देखो आप आवाज़ उठा सकते हो तभी ना सरकार भी इस बात के लिए सोचेगी कि हमें भी डेवलपमेंट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी ही नहीं। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो काफ़ी स्लो एंड स्टिफलिंग था, मतलब बेसिकली ब्यूरोक्रेटिक यहाँ पर सिस्टम था। सरकारी चीज़ें बहुत धीरे-धीरे चीज़ें हो रही है, करप्शन हो रहा है, ये सिस्टम था यहाँ पे पार्टी ब्यूरोक्रेट्स, हाँ, इसमें फ़ायदा किनका हुआ था? जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो बड़े-बड़े अफ़सर सब लोग थे ना, उनको बहुत फ़ायदा मिल गया था, ठीक है? ऑर्डिनरी सिटीज़न मरे जा रहे हैं, भूख से मरे जा रहे हैं और ये लोगों के पास बड़े-बड़े हवेलियाँ हैं, बड़े-बड़े प्रॉपर्टी है, ठीक? ऐसे सिस्टम के कारण ये सारी करप्शन।
ठीक है? बहुत ज़्यादा करप्शन था, रैम्पेंट करप्शन, ये सब कारण है कि आप देखोगे। साथ ही साथ सरकार ओपननेस ही नहीं कर रही है, लोगों को बोलने ही नहीं दे रही। यहाँ पर पॉलिटिकल सेंस में भी और इकोनॉमिक सेंस में भी ओपननेस की कमी थी। ये कारण है कि आप देखोगे कि यहाँ पर चीज़ें होती हैं। गोर्बाचेव जो आए थे 1985 में, मैंने बताया आपको कि जब गोर्बाचेव आए तो फिर उन्होंने रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी। उन्होंने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट जैसे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करा। उन्होंने इकोनॉमिक सेंस में भी और पॉलिटिकल सेंस में भी ये स्थिति सुधारने की कोशिश की। लेकिन करेगा क्या? उसके बावजूद बर्बादी हो गई। ठीक है? अब ये देखिए कि अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये गोर्बाचेव जब रिफॉर्म लेके आया ना, तो फिर क्यों बर्बाद हो गया? गोर्बाचेव तो अच्छी चीज़ें करना चाहते थे, वो तो रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करते, जो कमियाँ थी उसको दूर करना चाहते थे। क्या दिक्कतें आ गई? तो देखिए गोर्बाचेव के जो रिफॉर्म्स हैं ना, पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट, वो उसके फिर 2 उसके ऊपर उसको लोगों ने 2 तरह से देखा। देखिए, सोसाइटी का जो एक सेक्शन था ना, वो ये कहता था कि गोर्बाचेव के रिफॉर्म ना बहुत धीरे-धीरे हो रहे हैं, तो और ज़्यादा तेज़ी से होना चाहिए। बेसिकली ये चीज़ है कि मतलब थोड़ी-सी आज़ादी मिल गई ना, तो लोग और चखना चाहते, और आज़ादी चाहते थे, और रिफॉर्म्स चाहते थे। तो लोग ये कहना शुरू कर दिया कि गोर्बाचेव ने जो रिफॉर्म्स है, वो बहुत धीरे-धीरे लेके आ रहे हैं। मतलब लोग इम्पेशेंट होते चले गए और डिसअपॉइंटेड होते चले गए कि रिफॉर्म्स इतना धीरे-धीरे क्यों हो रहा है? गोर्बाचेव को चाहिए कि और तेज़ी से रिफॉर्म्स करें, राइट? मतलब उनको लग रहा था कि जो भी रिफॉर्म्स है वो बहुत धीरे-धीरे हो रहा है, उनका जो बेनिफिट है वो धीरे-धीरे इसके फ़ायदे मिल रहे हैं। तो वो और तेज़ी से होना चाहिए, तो लोग इसके कारण से नाखुश हैं, ठीक है? रिफॉर्म्स तेज़ी से होना चाहिए, लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर कुछ लोग ऐसे थे जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, जो कि हमेशा से इसी सिस्टम के पार्ट थे, उन्होंने बोला कि ऐसा रिफॉर्म्स होना ही नहीं चाहिए। मतलब एक तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि भाई रिफॉर्म्स जल्दी-जल्दी क्यों नहीं हो रहा है? और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं रिफॉर्म्स नहीं होना चाहिए, मतलब गोर्बाचेव का जो मूव है ना वो ख़त्म है, ख़राब है। हमें इस तरह से अपने पावर को यहाँ पर नहीं छोड़ना। तो आप कहोगे कि गोर्बाचेव एक तरह से टग ऑफ वॉर में फँस चुके हैं, उधर जाएँ कि उधर जाएँ समझ में ही नहीं आता है, राइट? तो ये चीज़ है। हालाँकि कुछ इमीडिएट कॉज़ भी है, ये सब तो पुराने कॉज़ भी, लेकिन इमीडिएट कॉज़ भी है इस सब के, राइट? इमीडिएट कॉज़ की अगर बात करें तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यहाँ पर ये सब कंट्री देख रहे हो, एस्टोनिया, लातविया, ये सब बाल्टिक कंट्री हैं, इनको क्या कहा जाता है? बाल्टिक कंट्री, तो यहाँ पे बाल्टिक सी। तो बाल्टिक कंट्रीज़ जो है ना, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक सी है यहाँ पर। तो उन सब कंट्रीज़ में साथ ही साथ रशिया में और यूक्रेन, जॉर्जिया, इन सब देशों में भी वहाँ पर क्या हो गया कि वहाँ पर एक तरह से आप कहोगे कि नेशनलिज़्म बढ़ता चला गया। नेशनलिज़्म मतलब वहाँ पे एक आज़ादी की लहर आनी शुरू हो गई। वो लोग अपने आप को अलग करना चाहते थे। वो सोवियत यूनियन से अलग होना चाहते थे, बेसिकली ये सारी चीज़ें। और आप देखोगे कि इस कारण के भी अलग-अलग व्यू है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई कि सोवियत यूनियन में हमेशा से इतिहास ही रहा है कि यहाँ पर ना कि मल्टी एथनिसिटी है, अलग-अलग टाइप के लोग यहाँ पे रहते हैं, इंटरनल स्ट्रगल हमेशा से चलते हैं। मतलब ये क्या है, कुछ लोग ये बेसिकली आप समझो इस चीज़ को, कुछ लोग ये कहते हैं कि गोर्बाचेव के कारण ही यूएसएसआर टूट गया। गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स के कारण ही यूएसएसआर टूट गया। हालाँकि ये बातें सही नहीं है, ठीक है? कुछ लोग ये कहते हैं ना कि गोर्बाचेव अगर रिफॉर्म्स नहीं लाते तो फिर लोग विरोध नहीं करते, सरकार की जो चीज़ें चीज़ें हैं या सरकार की जो खामियाँ हैं वो बाहर नहीं आते। आपको बता दूँ एक एक इवेंट के बारे में, यूक्रेन में एक जगह है, यहाँ पर आप देखो, यूक्रेन है यहाँ पे, यूक्रेन में एक जगह है चेरनोबिल, चेरनोबिल। चेरनोबिल में क्या हुआ था कि एक बार ना वहाँ पर जो न्यूक्लियर प्लांट था, वहाँ पर एक विस्फोट होता है और ये कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था और इसके रेडिएशन से कई सारे लोग मारे जाते हैं, कई सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं चला। सोचो, चेरनोबिल के बारे में लोगों को पता ही नहीं चला। काफ़ी बाद में जाकर ये चीज़ें न्यूज़ आती है, फिर उसके बाद लोगों को पता चलता है। सोचो, सोवियत सिस्टम ऐसा था कि वहाँ पे इवेंट हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है या लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि सिस्टम कैसा है? ओपननेस की कमी। लेकिन जब ग्लासनोस्ट जैसे रिफॉर्म्स आए, उसके बाद लोग ये सब चीज़ें बाहर आई, ठीक है? सरकार की जो कमियाँ थी, सरकार की जो खामियाँ थी, जो दिक्कतें थी, वो बाहर आई। तो इसलिए कुछ लोग ये कहते हैं ना कि अगर ग्लासनोस्ट नहीं होता, पेरेस्ट्रोइका नहीं होता, तो शायद यूएसएसआर नहीं टूटता, क्योंकि लोग फिर आवाज़ नहीं उठाते हैं, लोग साथ में उनको सप्रेस करके या उनको यूएसएसआर के अंदर में ही रखा जाता। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं-नहीं, वहाँ पे इंटरनल स्ट्रगल तो चल ही रहा था, अगर रिफॉर्म्स नहीं भी आता, तब भी यहाँ पर ये आज़ादी मिलती ही, लोग आज़ादी के लिए आवाज़ उठाते हैं, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स ने केवल स्पीड अप कर लिया, ठीक है? मतलब तेज़ कर लिया इस चीज़ को वहाँ पर, ठीक? मतलब जो सेंटिमेंट था, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट था, मतलब आज़ादी के लिए जो सेंटिमेंट था, वो वहाँ पे हाई था ही। बस गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स ने बस इसमें एक आग लगाने का काम कर दिया।
मतलब लोग ये कहते हैं यहाँ पर वो जो डिसइंटीग्रेशन है वो होना ही था। कुछ आइडिया नहीं यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है ना, लोग ये मानते थे, इतिहासकार ये मानते हैं ना, अलग-अलग तरीके से इतिहासकार अब इसको देखते हैं। इतिहासकार ये मानते हैं कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में ऐसा सोचा जा रहा था कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में आवाज़ उठेगी, वहाँ पर प्रोटेस्ट होगा, लेकिन उल्टा हुआ। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक चाहते थे कि हम लोग यूएसएसआर के साथ ही रहें। ठीक है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक मैंने आपको बताया ना, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में कौन-कौन कंट्रीज़ है? तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज़ है, 5 कंट्रीज़ हैं। तो उन देशों में ऐसा माना जा रहा था कि उन देशों में बेसिकली आवाज़ उठेगी, कभी आवाज़ उठेगी भी आवाज़ आज़ादी की, तो उन देशों में उठेगी, क्योंकि उनका जो एथनिसिटी है वो अलग है, वो वहाँ पे मुस्लिम शासकों का रूल रहा है कई सदियों तक, ठीक है? तो वहाँ पर आवाज़ उठेगी, ठीक है? लेकिन हुआ उल्टा। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक तो और चाहते थे कि हम यूएसएसआर के ही पार्ट रहें। बेसिकली ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ और जो उधर बाल्टिक कंट्रीज़ है, वहाँ पर आवाज़ उठ गई। तो लोगों को ये काफ़ी सरप्राइज़िंग था, आयरनी था कि जहाँ पर लोग मान रहे थे कि होना चाहिए, वहाँ पे नहीं हुआ बल्कि दूसरी जगह पे हो गया था। और बेसिकली उन सब लोगों को लग रहा था यूरोपियन पार्ट को, तो पता है ना कि मतलब सेंट्रल, ये देखो, अगर आप यूरोप की बात करोगे मतलब रशिया की बात करोगे या यूएसएसआर की बात करोगे, ये यूएसएसआर हो गया, इस साइड वाला जो कंट्री है ना, ईस्टर्न साइड ऑफ यूरोप वाले कंट्रीज है, इनको लग रहा था कि भाई हमारे यहाँ पे जो प्रोस्पेरिटी है ना, उसका उसका फायदा ना ये सेंट्रल एशियन के पिछड़े हुए कंट्री उठा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये एक सेंटिमेंट आ गया कि हमारे यहाँ पे जो प्रोस्पेरिटी है उसका फायदा उठा रहे हैं सेंट्रल एशियन, ठीक है, मतलब अगर मान लो ये घर है, उसमें 2 लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, 2 लोग, 4 लोग ना बहुत कम कमा रहे हैं, और 2 लोगों के अंदर में ये फीलिंग आ जाएगा कि भाई मेरे पैसे का यूज़ करा जा रहा है इस 4 लोगों के ऊपर। ये एक थोड़ा-सा दिक्कत वाली चीज़ है, एक बोझ वाला एक फीलिंग आ जाएगा कि भाई मेरे ऊपर बोझ है इन 4 लोगों को पालना। तो ऐसा ही कुछ हो गया था कि जो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ थे वो ये मानने लगे थे कि सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज़ हैं ना, वहाँ पे पिछड़ापन है और उसके लिए हमें कीमत चुकानी पड़ रही है। राइट, हमारे यहाँ पे जो पैसे होते हैं वो वहाँ पे लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये सब आयरनीज़ थे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बाकी इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या होते हैं, इसके परिणाम क्या होते हैं और फिर इसके जो इफ़ेक्ट हैं उसके बारे में भी हम लोग। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे लर्निंग, स्टे क्यूरियस, थैंक यू सो मच।